आप सुन रहे हैं शूरवीर साईं के साथ। अब आगे सुनिए। कंपनी। क्यों बुआ, भूल गई आप कि जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थीं, वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेर फेर की थी? याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थीं और उन्होंने आपकी मदद की थी? वीर की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वीर ये सारी बातें जानता होगा, पर कैसे? और बड़े चाचा जी, आप भूल गए कि किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? वीर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहते हैं। और आप छोटे चाचा जी, आपने तो न जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? हाँ, जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपने किसको पुकारा था? आपको किसने बचाया था? वीर गुस्से में अपने छोटे चाचा को देखते हुए कहता है, जो हैरानी से खड़े होकर वीर की बात सुन रहे थे। स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? वीर गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता है। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस समय वीर से कुछ भी कहे। और सबसे बड़ी बात, जिन आलीशान घरों में आप सब रहते हैं, उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना हक जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे, तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की, और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहां तक कि आपने तो उनके मरते ही अपनी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की? बरसों से वीर के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बन के फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। बस करो, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी, और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका पूरा हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सबके लिए फैसला नहीं ले सकते थे, और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद वीर के बड़े चाचा बेरुखी से वीर से कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। हमारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे, वही करते थे जो भी वो सही समझते थे। और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, या फिर यह हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। समझ लेना तुम ये बात। और ये याद रखना कि अगर एक बार ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। वीर की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कहती हैं। एक एक करके सभी विहान रहेजा को गलत और खुद को सही बताने में लग जाते हैं। सभी की नजरों में विहान रहेजा गलत थे, और वो लोग उन पर इल्जाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर वीर का खून खौल रहा था, और उसे अपने पिता के लिए बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को ही गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है
जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान ही नहीं थी। विहान रहेजा ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहां तक कि समय समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कारण कंपनी में ताला लगने की नौबत आ गई थी, पर विहान रहेजा ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहां तक कि इसी कंपनी की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विहान रहेजा ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार हैं और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीर ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की जरूरत होती तो वीर कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों न बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वीर ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है। और तो और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ था, जिसमें से उन्होंने वीर और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए? बात साफ है, विहान रहेजा की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और वीर ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद वीर के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1-1 करोड़ रुपए दे दे या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। मैं कितनी लाचार हो गई हूं। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई और आज भी मैं अपने घर को बिकने से बचा नहीं पा रही हूं। उन सभी के जाते ही प्रेरणा रोते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। वीर की बहन अनुजा अभी भी डर के मारे अपनी मां से चिपकी हुई थी। अपनी मां को ऐसा टूटता हुआ देखकर वीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे तब कैसे वो उसकी मां को रानियों की तरह रखते थे। उसकी मां ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर लिया। वीर जानता है कि उसकी मां के लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी मां के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर वीर को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी मां को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो फिर उसके लिए उसके होने का फायदा ही क्या। मां, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूं। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। इतना कहते हुए वीर तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फोन लगाता है। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान रहेजा के अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। इसलिए इस समय वीर को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। विक्रम से उनका हाल चाल पूछने के बाद वीर उन्हें सारी बात बताता है और दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद वीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगती है। विक्रम वीर को बताते हैं कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं। कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी
उनके सामने वही दो रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़ा है। वीर, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? वीर को चिंता में देखकर प्रेरणा रहेजा यानी उसकी मां उससे पूछती हैं। कुछ नहीं मां, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने कहा है कि इस मुसीबत का हल है, आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वीर मुस्कुराते हुए अपनी मां को आश्वासन देता है और उसकी बात सुनकर प्रेरणा रहेजा राहत की सांस लेती हैं। वो ये तो नहीं जानती कि वीर क्या करने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि वीर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा।